अच्छा तो बच्चों आज हम करेंगे हमारे पास फेज टू। ठीक है, पास्ट पेपर्स का, जिसके अंदर हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करें और लास्ट क्लास में हमने एक सवाल किया था कैलकुलेशन का, एक सवाल किया था हिस्टोग्राम का, और एक सवाल हमने किया था सिंपल अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर 2021 से कर रहे हैं। अच्छा, इस सवाल में वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, उसने क्या प्रोवाइड किया है। The summary of 400 values of x given gives the following information. This information and this information they have provided you, where k is a constant. Given that the mean of the 40 values of x is 34, यानी कि 40 वैल्यूज़ का जो मीन है आपके पास x का वो 34 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k फिगर आउट करना है। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने आपको सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिग्मा x माइनस के इज इक्वल्स टू 520 दिया हुआ है। व्हाट यू कैन डू, आप इस सिग्मा को अंदर भेज सकते हैं और यहाँ से आप वैल्यूज़ को फिगर आउट कर सकते हैं, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा के इज इक्वल्स टू 520। अब क्वेश्चन ये है कि सिग्मा के नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी वजह ये है सिग्मा के क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बेसिकली कांस्टेंट की तरह टर्म है ना, तो इसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स ऐसे ही छोड़ देंगे और सिग्मा के को एन के से रिप्लेस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 520। एन मुझे डाटा का प्रोवाइड किया हुआ था 40 वैल्यूज़ का। अब मुझे दिया है उसने मीन उसके साथ। उसने मुझे कहा कि मीन जो है वो डाटा का एक्स बार दैट इज इक्वल टू 34। तो मैंने कहा यार अगर एक्स बार 34 है तो एक्स बार मेरे पास बराबर होता है सिग्मा एक्स ओवर एन के। तो मैं एक्स बार की वैल्यू 34 डाल देता हूँ और सिग्मा एक्स यहाँ से फिगर आउट कर लेता हूँ। नीचे मेरे पास एन की जगह 40 आएगा, तो सिग्मा एक्स मुझे मिलेगा 34 इंटू 40। तो 34 इंटू 40 करने से हमारे पास आंसर आएगा 1360। ठीक है, 1360 हमने यहाँ रख दिया, एन की जगह हमने रखा 40, के इक्वल टू 520। और अब मैं यहाँ से फिगर आउट कर सकता हूँ अपना के। ये सबसे ईजिएस्ट वे है, और भी तरीके होते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें कंडीशंस को ज़रा सोचना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम सिग्मा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 21 पार्ट बी में वो कह रहा है वेरिएंस ऑफ द 40 वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का वेरिएंस आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, तो अब आपके पास है क्वेश्चन ज़रा सोचने वाला कि अब आप क्या करेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9640। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एक सेकंड मुझे दे सकते। अच्छा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये होगा कि हम सिग्मा को अंदर भेजने के लिए पहले उसको हम ओपन कर लेते हैं, जिस तरह से ओपन होता है वो, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस का 2x के और माइनस का के, सॉरी प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 9640, ताकि यहाँ से आपको एग्जैक्टली सिग्मा एक्स स्क्वायर पता चल जाए। ठीक है, अच्छा इसमें एक काम और भी किया जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, क्योंकि आप जब सेम चीज़ को रिमूव कर रहे हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू सिग्मा एक्स के आपको मिल चुका है दैट इज़ 21, और प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9640। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू सिग्मा एक्स जो है वो आपके पास एग्जैक्टली आ रहा था 1360। 21 प्लस 21 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9640। तो अब मैं डायरेक्टली ये करता हूँ कि सिग्मा एक्स की सब्जेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 9640 में से माइनस करता हूँ पहले 21 का स्क्वायर, और प्लस कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1360 इंटू 21। तो वो मेरे पास आ जाएगा 66319। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये मुझे आसानी चीज़ मिल गई कि भाई मुझे पता है वेरिएंस मेरा एग्जैक्टली अगर मैं फॉर्मूला फॉलो करूँ तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर होगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो एग्जैक्टली मेरे पास है 66319 डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है 40, और सिग्मा एक्स जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली था 1360 डिवाइडेड बाय 40 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 66319
डिवाइडेड बाय 40 माइनस ब्रैकेट में 1360 डिवाइडेड बाय 40 और उसके ऊपर हमने यहाँ लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल आंसर मेरा आ गया 501.975। यहाँ तक सबको क्लियर है? दे वर आस्किंग अबाउट द वेरिएंस, तो वेरिएंस आपको समझ में आ गया कि उसने क्या दिया हुआ है, तो मुझे बता दीजिए, देन फिर मैं जो है आगे बढ़ जाऊँ। सर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन असल में होता क्या है? कि आपका प्रेजेंट मीन, क्या करता है? डेविएशन पॉइंट बताता है मीन का, कि आपके डाटा से आपका मीन कितना दूर है, मतलब जो आप एवरेज निकाल रहे हैं वो आपके डाटा के अंदर किस जगह पे एग्जैक्टली लाई कर रहा है, वो वैल्यू को किस तरह से बना रहा है, आपका डाटा कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, आपके डाटा की डेविएशंस क्या है, वो बताता है एग्जैक्टली। ओके। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे चैट में पूछ सकता है। अच्छा, कोई बच्चा ज़रा इस कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लेगा, ये जो कैलकुलेशंस मैंने की हैं इस वक्त, किसी ने किया है साथ साथ कैलकुलेट तो मुझे बता दें। फिर चेक कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। सही आंसर। हम्म, सही है। जी। अच्छा, मुझे बस एक थोड़ा सा डाउट था, एक सेकेंड। 1360 40 501.9.7, ठीक है। सही है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? यहाँ तक कोई मसला कोई परेशानी अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जनाब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर कुछ नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब बॉक्स और विस्कर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है वो हमसे। इस सवाल में उसने हमसे ये कहा, बड़ी सारी चीज़ें पूछी हैं उसने। यहाँ पे उसने पूछा है सबसे पहले, द वेट एंड इन केजी 15 रग्बी प्लेयर्स इज in the Rebels Club and 15 soccer players in the Shark Club are shown below. Rebels or Sharks, ठीक है, represent a data drawing box in back-to-back stem and leaf diagram with the rebels on the left hand inside the diagram. Okay, अब हमें दोनों का एक साथ बनाना है और वैल्यूज़ को देख लेते हैं, हमें स्टेम एंड लीफ ड्रॉ करना है। तो स्टेम एंड लीफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ की कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट 60 से चल रही है और वो 100 तक जा रही है, ऐसे ही। इससे छोटी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। तो जब मैं स्टेम एंड लीफ बनाऊंगा तो स्टेम एंड लीफ के लिए बीच में मेरी सेंटर में स्टेम्स होंगी और ये डाटा मेरे रेबल्स क्लब का है और ये मेरा डाटा जो है वो शार्क क्लब का है। ठीक है। अच्छा, स्टेम्स जो हैं वो मेरे पास आ रही हैं ऑलमोस्ट 60 से, तो 6 7 8 9 और 10। ठीक है। डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो कोई रॉकेट साइंस करनी ही नहीं है इसमें। आप काटते जाएं, वैल्यूज़ लिखते जाएं, 75 से 79 तक यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब पहले आएगी 5 8 और 9। ठीक है, उसके बाद आएगी 0 2 2 3 4, 0 2 2 3 4, देन 5 6 9 6 9, और उसके बाद है 3 5 9 3 5 9, और उसके बाद है 1 0 2, यहाँ पे आ गई। शार्क डाटा की वैल्यू जो है वो 6 8 यहाँ पे है, फिर है 1
2, 4, 5, then again 5, then 6 and then 8। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो है मेरे पास 3, 3, 4, 5, 6 और ये 9, 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है रिप्रेजेंट, ये तो हमने कर दिया। फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द रेबल्स। अच्छा, एक चीज़ रह गई हमारी। ये बनाने होगी सर। हाँ, मैं लिख रहा हूँ। अब हमारी है की। ठीक है, की क्या है मेरी, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम 5-7-1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 75 जो है वो रग्बी प्लेयर का स्कोर है रेबल्स क्लब का। 75 रेबल्स एंड 71 शार्क। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है जो मुझे निकालनी है, वो मैंने निकालना है डाटा का मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज। मीडियन निकालने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वैल्यूज़ है, तो मीडियन ऐसे ही आसानी से आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये मेरा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब मीडियन जो है रेबल्स का वो आ रहा है मेरे पास 84। ठीक है, और उसके बाद उसने पूछा इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला मेरा जो है वो हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल, और उसके बाद 1 2 3 4 ये वाला मेरा हो जाएगा अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल जो आ रहा है हमारे पास दैट इज़ एग्जैक्टली 80, और अपर क्वार्टाइल जो आ रहा है दैट इज़ एग्जैक्टली 93। आई क्यू आर में मुझे अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करना होता है। 93 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा बेटा? 93 माइनस 80 13। तो मेरी इंटर क्वार्टाइल रेंज डेल्टा की 13 आ रही है। सही है भाई। अच्छा, अब ये वाला काम तो मैंने कर लिया। आगे उसने मुझसे कहा कि यार चलो अभी काम करो, तुम्हें मैं बॉक्स एंड विस्कर्स दे रहा हूँ बना हुआ डायग्राम के ऊपर। ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट फॉर द रेबल्स। रेबल्स के लिए बना दो बॉक्स एंड विस्कर्स। मैंने कहा ठीक है, बना देते हैं भाई। तो रेबल्स के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा लोअर क्वार्टाइल आ रहा है 80, तो मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस के ऊपर 80 अपना लोअर क्वार्टाइल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर मेरा जो मीडियन था वो 84 था, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे पूछा अपर क्वार्टाइल दैट इज 93, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। मैंने अपना बॉक्स बना दिया। अब इसके विस्कर्स बना देते हैं। विस्कर्स के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू उठा लूँ, और मिनिमम जो है दैट इज 75 और मैक्सिमम 102। तो मिनिमम 75 वो मैंने मार्क कर दी यहाँ पे इस जगह पे, और मैक्सिमम 102 था तो वो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे इस जगह पे। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया बॉक्स एंड विस्कर्स। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी है तो अभी बताइए, नहीं है तो भी बताइए। नो मसला। अबे तू कहाँ से बोल रहा है भाई नो मसला? तो किधर माइक कनेक्ट किया है यार? ऐसी आवाज़ आ रही है, इतनी इतनी कोई स्लो आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद वो पूछ रहा है मुझसे, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो कह रहा है मेक वन कंपैरिजन बिटवीन द वेट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द रेबल्स क्लब एंड द वेट ऑफ द प्लेयर्स इन द शार्क क्लब। अभी डेफिनेटली वेट दिए हुए हैं, तो अब आप क्या बताएंगे रग्बी प्लेयर के हिसाब से और शार्क क्लब के, रेबल्स क्लब के हिसाब से और रग्बी प्लेयर्स, सॉरी शार्क क्लब्स के हिसाब से वेट के बारे में क्या कंपैरिजन आप कर सकते हैं? आप दो बातें बता सकते हैं कि मिनिमम वेट, रेबल सॉरी। रेबल्स ज्यादा वजनी भारी। रेबल्स की हाँ, भारी। रेबल्स क्लब वाले ज़्यादा भारी हैं, उसकी वजह क्या होनी चाहिए फिलहाल बताएंगे। उसकी वजह ये है कि आपका जो जहाँ पे ज़्यादातर क्वांटिटीज जो हैं
हम्म। आपका मीडियन और आपका जो अपर क्वार्टाइल है वो बेसिकली ज्यादा हेवियर वेट की तरफ है एज कम्पेयर टू शार्क्स। ओके। अच्छा, अब असल में मैंने ये नहीं पूछा था। मैंने पूछा था रेबल्स क्लब का जो वेट है वो ज़्यादा हैवी क्यों है। ये वजह थी मेरी सवाल की। क्योंकि वो बेसिकली रेबल्स क्लब वाले रग्बी प्लेयर हैं। रग्बी प्लेयर वेट में ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। और सॉकर प्लेयर वेट में मतलब थिन होते हैं, मतलब दुबले पतले होते हैं सॉकर प्लेयर। उनका वेट कम होता है। और गेम की नौयत के हिसाब से रग्बी प्लेयर्स को टक्कर ज़्यादा मारनी होती है, तो उनका वेट ज़्यादा जितना होगा सामने वाला उतना ज़्यादा डरेगा, ठीक है। खैर बहरहाल, मैक्सिमम आप वेट के बारे में दो कंपैरिजंस दे सकते थे, दो तीन और बता देता हूँ मैं आपको। तो पहला, सबसे पहला बेसिक कंपैरिजन ये है कि शार्क क्लब वाले जो है वो सॉकर प्लेयर हैं, तो दे आर लेस इन वेट, डेफिनेटली लेस इन वेट। और रेबल्स क्लब वाले जो है वो रग्बी प्लेयर्स हैं, तो दे आर डेफिनेटली हायर, हैवियर इन वेट। ठीक है, एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात आप ये कह सकते थे कि मोस्ट ऑफ द वेट्स के मतलब वेट का कंपैरिजन आप दोनों का कर सकते थे कि भाई हमारे पास शार्क टैंक बोलो सॉरी, शार्क्स के क्लब के जो लोग हैं उनका जो ज़्यादा वेट है वो बेसिकली 70 से 85 के दरमियान ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। और जो रेबल्स क्लब वाले हैं उनका वेट जो है वो मोर देन 80 है, और वो मोर देन 90 मतलब 80 टू 100 के बीच में लाया कर रहा है। तो वो ज़्यादा हैवियर वेट है। और उसके अलावा आप मिनिमम मैक्सिमम पे भी कमेंट कर सकते थे कि जो शार्क प्लेयर्स वाले हैं, शार्क क्लब वाले हैं, तो उनका वेट जो है वो एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम लेस देन 70, और इनका वेट जो है वो मोर देन 70 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के कंपैरिजन, मतलब तीन तरह के कंपैरिजन आप इसमें कर सकते थे। मैंने कोई भी लिखा नहीं है, तीनों बता दिए, आपको समझ में आ गया। लिखने का तरीका कोई सा रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो मैंने बोला है उसको बस लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, पहले के क्वेश्चन में मैं लिखना सिखा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने लिखने पर टाइम वेस्ट नहीं किया। हम आगे एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ तो मैं बना चुका हूँ, तो ऊपर वाले डाटा का बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ पर भी लेक व्यू एक साइड पे, रिवर साइड एक साइड पे, और वो कंपैरिजन आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इंटरकोटाइल रेंज निकलवाई है उसने, और उसके बाद उसने वही चीज़ पूछी है आपसे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ द इजियर क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन है। सेम गोज़ फॉर द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने देख लिया है पहले एक सवाल में, तो अगर इसमें हिस्टोग्राम में कोई ऐसी नई चीज़ हुई जो निकालने वाली हुई तो फिर हम कर लेंगे, अदरवाइज पे छोड़ देंगे। इसमें इसने मीन पूछा है और हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा है, तो मीन और हिस्टोग्राम दैट इज़ क्वाइट सिंपल। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हो सकती। ये वाला सवाल जो है 10, इसमें उसने पूछा था हाइट इन सेंटीमीटर्स 11 बास्केटबॉल प्लेयर्स इन ईच ऑफ टू क्लब्स, द अमेजोन्स एंड द जायंट्स आर शोन, स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग a stem and leaf diagram compared to the box and whiskers plot to illustrate this information। अच्छा, अब आपसे ये क्वेश्चन एक नया पूछा गया है कि इसके अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग a stem and leaf diagram compared to the box and whiskers plot। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से करेंगे, ये एक सवाल है इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताइए कि स्टेम एंड लीफ के अंदर और बॉक्स एंड विस्कर्स के अंदर आपने क्या डिफरेंस पाया। हाँ भाई। क्या कोई कुछ लिख रहा है? स्टेम एंड लीफ पेपर बनता है और बॉक्स हम्म। एंड इसका ग्राफ बनता स्टेम एंड लीफ पेपर पे बनता है, बॉक्स एंड विस्कर ग्राफ पे बनता है। अच्छा, मैं है। लिखवा इसके देता हूँ। अलावा मैं लिखवा देता हूँ आपको। आप ये एक दफ़ा लिख लें, ताकि फिर आपको आसानी रहे और आपको पता हो कि अगर कभी ये सवाल पेपर में आएगा तो आप उसको आंसर किस तरह से करेंगे। सबसे पहला की पॉइंट जो है वो आपके पास ये है स्टेम एंड लीफ के लिए, कि स्टेम एंड लीफ जो होता है वो आपके पास कीप्स द ओरिजिनल डाटा विजिबल। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ओरिजिनल डाटा जो होता है इसके अंदर विजिबल होता है।
ठीक है। और इसके अंदर इसका जो पॉइंट होता है वो होता है समराइज द लार्ज डाटा डिस्प्ले। ठीक है, अब मसला क्या है कि स्टेम एंड लीफ के अंदर ओरिजिनल डाटा आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन बॉक्स एंड विस्कर्स में ओरिजिनल डाटा आपको एग्जैक्टली नज़र नहीं आता, क्योंकि वो पूरे डाटा को समराइज कर देता है। ठीक है, तो वो समराइजेशन की वजह से आपको क्वार्टाइल्स तो पता चल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी वैल्यूज ऐसी बीच की होती हैं जो आपको मालूम नहीं होती, लेकिन इसमें ये होता है कि सारी वैल्यूज आपको पता होती हैं। ठीक है, पहला तो की पॉइंट ये है। सेकंड की पॉइंट है, अबे भाई डिलीट कौन आता है? जिमल कहाँ थी तुम? हम एक सवाल करके आगे बढ़ गए, और उसके बाद अब हम एक और सवाल देखा हमने, जिसमें स्टेम एंड लीफ और बॉक्स एंड विस्कर्स के बारे में डिस्कशन थी। तो उसमें उसने पूछा था कि विच इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ डाटा। तो उसमें आपको बताना था, तो मैं इसके कंपैरिजंस लिखवा रहा हूँ ताकि पता चल सके, आपको ये याद करने होंगे, दिमाग में होंगे, तो फिर आप इसको बता पाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स को देखते हुए आप जो है आंसर कर सकते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, स्प्रेड का मतलब तो पता है ना? स्प्रेड ऑफ द डाटा मतलब कि डाटा कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, ये शोज स्प्रेड क्लियरली, मतलब इसमें पूरी स्प्रेडिंग आपको नज़र आ रही होती है कि डाटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। इसमें बॉक्स एंड विस्कर्स में नज़र नहीं आती एग्जैक्टली कि ज़्यादा डाटा जो है वो किस जगह पे कौन कौन सी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर रही हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती। इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये आपके पास जो है शो करता है आपके मीडियंस को, जो इजीली आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपके पास आपके मीडियंस जो होते हैं, शोज मीडियंस, मतलब ये दोनों मीडियंस को शो कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद इसमें जो ये वाला डाटा होता है स्टेम एंड लीफ, इसमें एक और चीज़ की पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कैन नॉट समटाइम्स, समटाइम्स कैन नॉट आइडेंटिफाई क्वार्टाइल्स, और यहाँ पे क्वार्टाइल्स आर शोन। ठीक है, छठे नंबर पे और कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ लिमिटेड, इट हैज़ लिमिटेड benefits for comparison। और छठे नंबर पे इसमें इट इज़ गुड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, आपने देखा होगा कि अब तक हमसे जिससे सवाल किए हैं उसमें हमारे पास स्टेम एंड लीफ से वो बॉक्स एंड विस्कर्स बनवाता है, उसके बाद कहता है कंपैरिजन कर दो। तो स्टेम एंड लीफ से कंपैरिजन नहीं कर सकता, स्टेम एंड लीफ से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता कि डाटा की मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ किधर लाई कर रही हैं, क्या कंडीशन है। वैसे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वार्टाइल से बताना बहुत आसान हो जाता है कि हमारी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ यहाँ पे लाई कर रही हैं, ये हमारे डाटा सेट का मीडियन है और समथिंग, मतलब मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के टूल्स और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टूल्स ज़्यादातर ईजिली आइडेंटिफाइड होते हैं बॉक्स एंड विस्कर्स के अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये कि कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा होता है।
और ये कंपैरिजन में अच्छा नहीं होता। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है समटाइम्स कैन नॉट आइडेंटिफाई क्वार्टाइल्स। कभी कभी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो क्वार्टाइल्स नहीं बता सकती। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि हमने जितने सवाल अब तक किए हैं उसमें सब जगह पे क्वार्टाइल्स पता चल रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्वार्टाइल्स इसलिए नहीं पता चल सकता, कभी कभार वो क्वार्टाइल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो, अभी तो ये 15 था ना, अगर ये 16 होते तो उस केस में हमारे क्वार्टाइल्स जो हमारा मीडियन जो होता है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आधा होता है और वो सेंट्रल वैल्यू आइडेंटिफाइड नहीं होती डाटा पे। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अगर ये 16 होती टोटल लेफ्ट साइड के ऊपर, तो उस केस में हम दो वैल्यू, सेंटर की दो वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू उठाते और जो कि डाटा सेट में मौजूद नहीं होती लेकिन वो हमारे डाटा का मीडियन होता। इसी तरह से उसका क्वार्टाइल भी इसी तरीके से कैटेगरी में बन रहा होता कि वो मीडियन, वो मतलब सेंटर वैल्यू आपको डाटा के ऊपर नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो होती। तो क्वार्टाइल्स और मीडियंस कभी कभी स्टेम एंड लीफ के अंदर नज़र नहीं आते, ये उसका एक नुकसान है। अच्छा, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, मतलब ये सारे कंपैरिजंस हैं जो आपको याद करने, मतलब ये आपको पता होने चाहिए कि इस कंपैरिजन के थ्रू हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर दैट वन। अब अगर हम यहाँ आते हैं इस सवाल के ऊपर, उसने कहा स्टेट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम कंपेयर टू द बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। इस सवाल में उसने ये पूछा था कि आपको ये बताना है कि कोई एक एडवांटेज आपको देना है स्टेम एंड लीफ बनाने का, डायग्राम का, कंपैरिजन टू बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट। क्या हो सकता है वो? बॉक्स एंड विस्कर्स के लिए सबसे आसान चीज़ होती है कि लार्ज डाटा सेट की बात करता है वो। तो लार्ज डाटा सेट तो नहीं है ये तो बहुत स्मॉल डाटा सेट है क्योंकि ये टोटल 11 वैल्यूज़ हैं। तो अगर ये 11 वैल्यूज़ मैं स्टेम एंड लीफ पे बनाऊंगा तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा बनस्बत इसके कि मैं बॉक्स एंड विस्कर्स बनाऊँ। गेटिंग माई पॉइंट? कि लार्ज डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बॉक्स एंड विस्कर्स का सहारा लेना पड़ता है और स्मॉल डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्टेम एंड लीफ का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आई ये वाली बात मेरी? हाँ बच्चा लोग, सबको समझ में आई? जी। ठीक है। अच्छा, अब अगले पार्ट में उसने पूछा था रिप्रेजेंट डेटा बाय ड्राइंग अ बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम विद द अमेज़न्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वो तो उसने वही बात की हुई है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनानी है और वो बनाना है। फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द हाइट ऑफ द प्लेयर ऑफ द अमेज़न्स। ये भी आसान है। अब वो कह रहा है 4 new players join the Amazons. The mean height of the 15 players in Amazon is now 191.2. The height of the 3 of the new players are 180. This. Find the height of the fourth new player. देखो ये एक आसान सा सवाल है, ठीक है, ये आसान सा सवाल है। मैं इसी पार्ट को सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ कि मुझे और मज़ीद चीज़ों की कोई ऐसी खास नीड नहीं है, तो मैं इसी पार्ट को सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स हमने देखे हुए हैं कि किस तरह से होंगे। तो मैं सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अपने डाटा सेट के अंदर सिर्फ यही वैल्यूज़ को पिक कर रहा हूँ क्योंकि यही एक डिफरेंट चीज़ मुझे नज़र आई है इस क्वेश्चन में। बाकी सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, वो ओल्ड इज़ गोल्ड वाली चीज़, कि उसमें बस मतलब प्रैक्टिस ही करनी है, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी खुद भी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, सारे सवाल सर तैमूर थोड़ी कराएंगे, कुछ खुद भी तो करना है क्योंकि पेपर सर तैमूर ने थोड़ी देना है, पेपर तो आपको देना है। ठीक है। अच्छा, उसने कहा 4 new players ज्वाइन द अमेजोन्स। ठीक है, अमेजोन्स को 4 नए प्लेयर ने ज्वाइन कर लिया। ये पुराने अमेजोन से यहाँ रखे हुए। द मीन हाइट ऑफ 15 प्लेयर्स इज नाउ, पहले 11 थे और 4 लोगों ने ज्वाइन किया तो इतने हो गए। अब उसने कहा कि मीन जो है वो इतना बन गया। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मीन इतना बन गया है तो मीन हमारे पास एक्स बार हमेशा बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन के ना। तो एक्स बार तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 191.2। सिग्मा एक्स जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ का सम और उसके साथ उन 4 वैल्यूज़ का सम जो डाटा में इंटर हो गई। ठीक है, तो पहले मैं इन सारी वैल्यूज़ का सम करता हूँ। तो ये मेरे पास है 205। कोई और भी साथ में करेगा और चेक करेगा कि मैंने सही किया है कि नहीं किया। कभी कभी मैं गलतियाँ बिगड़ देता हूँ। पुरानी वैल्यूज़ का सम आ रहा था 2132 प्लस, उसके अलावा 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मैंने एक्स्ट्रा और लिखी हुई यहाँ पे 185 और 190। उसके अलावा चौथी वैल्यू जो है वो एक्स हो गई जो मुझे मालूम नहीं है। नीचे टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो अब बनी हुई हैं 15, पहले थी वो 11, क्योंकि इन 4 वैल्यूज़ के आने से वो हो गई हैं 15। तो अब मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू को फिगर आउट करना है, तो मैं इसके अंदर इसको भी प्लस कर देता हूँ, 180 प्लस 185 प्लस 190। 15 को यहाँ भेज के हम मल्टीप्लाई करते हैं 191.2 के साथ और यहाँ पे मेरे पास है 2687 प्लस एक्स। तो 15 इंटू 191.2 ये इधर आ गया, ये हो जाएगा मेरे पास 2868 माइनस का 2687 इज इक्वल्स टू एक्स।
और x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ से निकालता हूँ तो 2868 माइनस 2687 वो मेरे पास हो जाएगी टोटल 181। ठीक है भाई, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है, अगला काम क्या होगा। उसने फोर्थ पूछा था, वो हो गया। बस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारे पास वो भी हिस्टोग्राम का ही दिया हुआ है, और उसमें हिस्टोग्राम में उसने पूछा greatest possible value of the interquartile of these times or calculate the estimate of the mean time taken by the 200 players। 200 प्लेयर्स के अंदर आपको ये फिगर आउट करना है, और ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ से वैल्यू निकालनी है इंटर क्वार्टाइल रेंज की, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल सकती है। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी उसके लिए, और उसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो सकती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो पूरी पुरानी चीज़ है वो तो सिंपल है, मतलब हिस्टोग्राम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको आती है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे निकलती है, अब आप थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर दें तो आप एक चैप्टर पढ़ के आए थे ओ लेवल्स में, जिसपे अंजला बोलेगा मुझे ओ लेवल्स का कुछ भी याद नहीं है। तो ओ लेवल्स में एक चैप्टर था जिसका नाम था लिमिट एंड एक्यूरेसी। ठीक है, उस लिमिट एंड एक्यूरेसी के एक कॉन्सेप्ट को मैं फिगर आउट करूंगा, और फिगर आउट करके यहाँ लिखूंगा जहाँ पर आप निकालते थे मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल डिफरेंसेस और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। अच्छा, अब मुझे एग्जैक्टली जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है मेरा सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बगैर मैं आसानी से बता नहीं सकता कि मीडियन क्वार्टाइल्स कहाँ लाया कर रहे हैं। तो पहला मैंने लिखा है यहाँ पे 16, उसके बाद मेरे पास था 54 प्लस 16, ये हो गया 70। 70 ये हो जाएगा 148, 148 प्लस 32 ये हो गया 180, और 180 प्लस 20 ये हो गया 200। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहला काम ये कि 200 का मुझे लेना है 25%। ठीक है, 25% मेरा लोअर क्वार्टाइल होगा। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल की मुझे पता चलेगी यहाँ से क्लास। तो मैं 25% लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 200 इंटू 25, 50 हो जाएगा 25%। 50th वैल्यू, तो 50th वैल्यू जो एग्जैक्टली मेरे पास है वो यहाँ लाया कर सकती है। तो इसके सामने जो क्लास है वो ये वाली है, यानी कि मेरे लोअर क्वार्टाइल की जो रिलेटेड क्लास हो गई वो हो गई 10 से लेकर 20 तक। सही, इसी तरह से फिर मैं जाता हूँ अपने अपर क्वार्टाइल के लिए। तो मेरे अपर क्वार्टाइल के लिए मेरे पास होगा 200 इंटू 75%। तो 200 इंटू 75% का मतलब होगा कि मेरे पास 150 हो जाएगा। सो 150th वैल्यू, तो 150 जो है वो एग्जैक्टली मेरे पास इस क्लास में लाया करेगा, क्योंकि 148 यहाँ क्लोज हो गया है। 150 इस क्लास में लाया करेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास हैं मेरी अपर क्वार्टाइल के लिए रिलेटेड क्लास जो आ रही है वो आ रही है 40 से लेकर 60 तक। ठीक है, अब मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज बतानी है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज में उसने मुझसे पूछा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ी पॉसिबल। तो अब आई क्यू आर जो है वो ऐसे निकलता है भाई, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, यानी कि अब इसका डिफरेंस जो है वो सबसे बड़ा आना चाहिए। डिफरेंस सबसे बड़ा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ 60 से। ठीक है, और दूसरी वैल्यू को पिक कर लेता हूँ 10 से, ताकि उसकी वजह से डिफरेंस इसमें सबसे बड़ा आ जाएगा। तो 60 माइनस 10 जो है वो मेरे पास बनेगा 50। तो मेरा इंटर क्वार्टाइल जो है वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 50, 50 हो सकती है वो। समझ में आ गई बात। इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर वो पूछता है लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो उस वक्त मैं क्या करता, मैं 40 में से 20 को माइनस करता, तो उसकी वजह से मेरी लीस्ट डिफरेंस आता, डिफरेंस मेरा सबसे छोटा आता। 40 में 20 जाएगा तो 20 बचेगा। सबसे छोटी वैल्यू यही हो सकती है, इससे छोटी और कोई नहीं निकलेगी। भले आप यहाँ की वैल्यू को इससे करें, फिर यहाँ की वैल्यू को इससे करें, आप चेक कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे छोटी यहीं से निकलेगी 40 और 20 से, और सबसे बड़ा इसका अपर और इसका लोअर, वही सारे डिफरेंस को सबसे बड़ा कर देगा। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। तो ये तरीका होता है। जो एक नई चीज़ थी वो ये थी, तो वो भी मैंने दिखा दिया आपको कि इस तरह का भी पूछा जा सकता है सवाल में। अच्छा, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसमें उसने क्या क्या सवाल किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। भाई उसने कहा यूज द ग्राफ टू फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट हाइट लेस देन 100 सेंटीमीटर, यानी कि जिनकी हाइट लेस देन 100 है, यानी कि अब आप 100 यहाँ से फिगर आउट करोगे और यहाँ से फिगर आउट करके ये वैल्यू आएगी, और ये सारे के सारे आपके लेस कहलाएंगे 100 से छोटी हाइट वाले जितनी भी क्वांटिटी है। फिर अगले पार्ट में उसने पूछा 65th परसेंटाइल,
तो वो भी आसान है, मतलब ये परसेंटाइल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे पास जो टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब एंड ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज वैल्यू, मैं उसको डायरेक्टली 65% लूँगा और यहाँ से फिगर आउट करके उस वैल्यू को नीचे ड्रॉप डाउन करूँगा और एक्स के ऊपर से वैल्यूज़ को पिक कर लूँगा। ठीक है। उसके बाद पार्ट सी में वो पूछ रहा है यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आपको अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करना पड़ेगा। अपर क्वार्टाइल 75% से निकलता है, लोअर क्वार्टाइल आपका 25% से निकलता है। उसको निकाल के उन वैल्यूज़ को आप यहाँ से देख कर यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे और दोनों की वैल्यूज़ को ड्रॉप डाउन करके जो वैल्यूज़ फिगर आउट करोगे उसका डिफरेंस निकालोगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये वाला काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन, और कोई नई चीज़ अगर हमें पता चले तो वो वाला पार्ट हम कर लें। बाकी पुराने सवालों को रिपीट करके हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। क्योंकि आप एग्जैक्टली यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो सीखेंगे तभी जब कोई नई चीज़ होगी, पुरानी चीज़ पे क्या सीखेंगे। ये एक कंबाइन मीन्स का और कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। इसमें उसने आपको ये बोला है कि स्पोर्ट क्लब हैज़ अ वॉलीबॉल टीम एंड हॉकी टीम, द हाइट ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वॉलीबॉल टीम आर समराइज इन द डाटा। ये समराइज हुए हुए डाटा के अंदर, और सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वैल्यूज़ दी हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ दी हैं। उसने फिर उसने बोला वेर एक्स इज द हाइट ऑफ द मेंबर इन सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द 11 मेंबर्स ऑफ द हॉकी टीम। ये दो टीम्स की बात हो रही है, वॉलीबॉल टीम का डाटा ये रहा और हॉकी टीम का डाटा आपके पास ये यहाँ पर मौजूद है। अब वो कह रहा है फाइंड द मीन हाइट ऑफ ऑल 17 ये कंबाइन मीन कहलाता है, कंबाइन मीन एंड कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मैं इस सवाल को कर लूँ तो शायद हो सकता है थोड़ा सा कोई फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा सवाल हमने पहले भी पास पेपर के अंदर किया है। पास पेपर में नहीं किया तो एग्जैक्टली जब हम सीख रहे थे तब हमने किया था। ठीक है। तो अब उसने पूछा है एग्जैक्टली हमसे कि भाई हमें कंबाइन मीन 17 लोगों का मीन चाहिए। तो अगर मुझे 17 लोगों का मीन चाहिए तो मैं इसे CM लिख रहा हूँ, एक्स बार CM का मतलब है कंबाइन मीन। तो टोटल सम कितना है मेरे पास 1050 प्लस उनका सम कितना है दूसरी वाली टीम का 1991, और टोटल मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 17। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे अपने डाटा का कंबाइन मीन पता चल जाएगा, 1050 प्लस 1991, और ये डिवाइड हो जाएगा 17 के साथ, तो दैट विल बी 178.9। सही। ये कंबाइन मीन आ गया। देन उसके बाद उसने मुझसे पूछा पार्ट बी के अंदर, उसने कहा भाई आप मुझे बता दें फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ ऑल 17 मेंबर्स ऑफ द क्लब। 17 मेंबर्स ऑफ द क्लब का जो मतलब आपके पास एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एग्जैक्टली क्या है तो वो बता दें। तो उसके लिए हमने ये किया कि हमें जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था तो हमने दोनों डाटास को प्लस किया, मतलब उनके स्क्वायर्स को, 193700 प्लस 366400 डिवाइडेड बाय 17 माइनस, उसके बाद मैंने क्या किया 1050 प्लस 1991 और डिवाइडेड बाय 17, उसके ऊपर मैंने कर दिया स्क्वायर। अच्छा ये मेरा डायरेक्टली भी हो सकता था, कंबाइन भी नहीं एग्जैक्टली, तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, तो डायरेक्टली भी कर सकता था। तो ये हो जाएगा 193700 प्लस 366400 डिवाइडेड बाय 17, दैट इज एग्जैक्टली 32947.059 माइनस ये मेरे पास है 178.9 के ऊपर स्क्वायर, ये पहले ही कर चुका था मैंने इसमें से माइनस किया 178.9 के ऊपर स्क्वायर को, तो मुझे मिल गया सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 941.849। देन आई टुक अ स्क्वायर रूट फॉर दैट थिंग और मुझे आ गया, मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू 30.7। ओके ठीक है भाई, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे मैंने अपना आंसर भी दे दिया। ऊपर वाला थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं है, अगर उसको आप लिखना चाहें तो दैट कैन बी 179। ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आंसर को आगे इस्तेमाल मत कीजिएगा कैलकुलेशन में, ओरिजिनल टर्म को इस्तेमाल कीजिएगा ताकि एक्यूरेसी आ जाए। अगर आप इसको करेंगे इस्तेमाल तो हो सकता है शायद ये 31 बना हुआ था, तो मैंने इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी अब दोबारा से वही आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि आप स्टेमन लीफ बैक टू बैक स्टेमन लीफ बनाना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है आपको, और मीडियन लोअर क्वार्टाइल ऑफ द डाटा सब कुछ दिया, मैं कंपेयर कर लें। बस अब कंपैरिजन आ गया, मतलब उसने डाटा को वही चीज़ दी हुई है जो सेम थिंग वो पूछे जा रहा है बार बार। और अच्छा अब मैं फर्दर आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो फिर वो ओल्ड केसेस ऑफ द सिलेबस पे चला जाएंगे, और ओल्ड केसेस ऑफ द सिलेबस के अंदर भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस सिंपल क्वेश्चंस ही थे।
तो अच्छा, अभी एक सवाल मेरे सामने अभी आया है, क्वेश्चन नंबर 19 तक मैं गया हूँ, तो मेरे पास एक सवाल जो आया है, इसमें मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। वो क्वेश्चन ये है कि बेटा, व्हाट यू कैन deduce फ्रॉम दिस वैल्यूज, व्हाट यू कैन सी नंबर ऑफ चॉकलेट बार सोल्ड। तो ये आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। ये जो वैल्यूज आपके सामने दी गई हैं, व्हाट आर दे? ये क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं? बाउंड्रीज। हाँ हाँ, गलत जवाब, इंटरवल्स हैं। क्योंकि 10 और 11 के बीच की जो वैल्यू है, अगर 10.5 हुई तो वो डाटा में नज़र नहीं आ रही। ये क्लास इंटरवल है, गैप है। बिल्कुल सही फरमाया, गैप है। सही है। हाँ भाई बिलाल भाई, आपको समझ आई बात? यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। बस ठीक है, अब तो ये मामला बिल्कुल वैसे ही चलता चला जा रहा है। हम मार्च 20 तक आए हैं और क्वेश्चंस में कोई नई तब्दीली हमने नहीं देखी। ठीक है। तो ये पास पेपर का सेशन नंबर 2 भी हमारा ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है। मतलब अब इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो नई हो, बाकी सब पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब ये काम आप लोगों के एंड पर है कि अब आप लोग इसके मज़ीद क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको कोई क्यूरी हो रही है तो इन दैट केस मैं उस क्यूरी को रिजॉल्व करूँ और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है। तो हमने डाटा सेट मतलब डाटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया विद इंक्लूडिंग द पास्ट पेपर्स। हमने टॉपिक को, हर पार्ट को अलग अलग तरीक़ों से समझा है और उसके बाद हमने उसको फाइनलाइज एक रैप अप क्वेश्चंस को कर लिया है। ठीक है। तो अब हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं बची है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी क्लास आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करता हूँ मैं। और अब इसके बाद अब आपके पास जो भी क्यूरी होगी तो आप उसके लिए मुझे बताएंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन में क्यूरी, इस क्वेश्चन में क्यूरी, तो हमें क्यूरी सेशन रख के वो सारे क्वेश्चंस को निपटा लेंगे। ठीक है।